लेटेस्ट मार्केट के बारे में डेफिनेटली बात कर सकते हैं, बट ओवर एकदम, क्योंकि मेरे पास इतने क्वेश्चंस हैं उस पोस्ट के अंदर में कि ज्यादातर क्वेश्चन मार्केट को लेके अभी क्या चल रहा है। बॉन्ड यील्ड सडनली बहुत फैशनेबल वर्ड हो गया है, बच्चा बच्चा बॉन्ड यील्ड यूज करने लग गया है, तो थोड़ा उसको डिकोड करिए कि व्हाट इज बॉन्ड यील्ड, हाउ डज इट इम्पैक्ट मार्केट, इक्विटी मार्केट, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितना भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करिए, फिर मैं कुछ आपसे क्वेश्चंस डन। एब्सोल्युटली, आई थिंक कोशिश करूंगा कि अगले 10-15 मिनट में पिछले 1 साल में क्या हुआ है, आज क्या हो रहा है और आगे क्या होने की एक्सपेक्टेशन है, ये मैं डिकोड कर पाऊं। ओके, अब देखिए कोरोना जैसे ही हुआ, या आप देख लीजिए 2013, 14, 2008, 2000, कभी भी एक इकोनॉमिकल चैलेंज जब भी मार्केट में आ जाती है, राइट, तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ये रियलाइज करने लगता है कि शायद जॉब लॉसेस हो जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल कर पाना लोगों की जॉब्स और उनकी लाइवलीहुड। तो जैसे ही कोई भी एक इकोनॉमिकल ड्रॉबैक या बुरी सिचुएशन आ जाती है, सबसे पहले गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स ये कोशिश करती है कि जॉब लॉसेस ना हो, इकोनॉमी टूटे नहीं। तो अब ये कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहला मीडियम जो सब सेंट्रल बैंक्स यूज करती है कि यार इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दीजिए। तो इंटरेस्ट रेट्स को आप जैसे ही कम कर देंगे तो कॉर्पोरेट्स को लोन लेने में आसानी हो जाएगी, इंडिविजुअल्स को लोन लेने में आसानी हो जाएगी। तो अगर उनको पैसा मिल रहा है तो प्रोबेबली इकोनॉमिक एक्टिविटी हर्ट नहीं होगी, राइट? या किसी भी एक इकोनॉमिक डाउनटर्न में देख लीजिए 1992 से लेके 2021 तक हर इकोनॉमिक डिजास्टर में ये एक ही सिंपल मेथोडोलॉजी हर सेंट्रल बैंक यूज करता है, राइट? एग्जैक्टली यही चीज इस बार भी हुई। तो हुआ ये कि देखिए यूएस से पैसा बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट होता है। तो मैं आप एक यूएस की केस स्टडी डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। तो हुआ ये कि जैसे ही कोरोना हुआ और ये सेम सिचुएशन इकोनॉमी वाली बुरे सिचुएशन आ गई, तो सबसे पहले यूएस ने स्टिमुलस पे काम करना चालू किया। अब ये स्टिमुलस क्या है, राइट? 3 चीजों में डिवाइड करूंगा। तो अब लोगों को पैसा चाहिए, तो यूएस ने क्या किया, लोगों को स्टिमुलस दिया, सीधा उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाला, राइट? पहले $900 डाले, फिर $1400 डाले। तो अब इंडिविजुअल्स के पास पैसा हो गया, उनके पास जॉब्स है नहीं है और उनको पैसा गवर्नमेंट दे रही। फिर उन्होंने कॉर्पोरेट्स को कैसे पैसा दिया, इंटरेस्ट रेट्स एकदम कमजोर कर दिए, क्लोज टू जीरो। और उन्होंने इनवाइट किया कॉर्पोरेट्स को कि आप जितना पैसा लेना चाहो क्लोज टू जीरो रेट आप ले लीजिए, उसे यूज कीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कीजिए, जॉब लॉसेस मत करवाइए। और उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को कैसे पैसे दिए, तो इंस्टीट्यूशंस ने, जैसे बैंक्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है, इन्होंने जब पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे डाले थे, राइट, तो सेंट्रल बैंक ने कहा कि ये जो आपने पहले पैसे डाले थे मेरे बॉन्ड्स में, मैं अब आपसे वो बॉन्ड्स वापस खरीद रहा हूं, तो आप मुझे बॉन्ड्स वापस दे दीजिए, ये लीजिए आपका पैसा। तो यूएस पिछले काफी महीनों से $120 बिलियन की बाइंग कर रहा है बॉन्ड्स की। तो हर महीना $120 बिलियन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं। तो अब आप देखिए इंडिविजुअल्स के पास पैसा आ गया, $900, $1400। कॉर्पोरेट्स के पास पैसा है क्योंकि उनको लोन 0% के आजू बाजू मिल रहा है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा है। अब इतना ज्यादा पैसा है, करेंगे क्या? इन्वेस्ट करेंगे। अब जब वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट्स तो क्लोज टू जीरो है, कहां इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ रिटर्न भी तो मिलना चाहिए, पर रिटर्न फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में यूएस में बहुत कम थे। दैट प्रोपेल्ड इन सब को कि अगर फिक्स्ड इनकम में पैसा नहीं डाल सकते तो हम रिस्कियर एसेट्स में पैसा डालते। तो ये पैसा सडनली इक्विटी मार्केट्स में फ्लो होने लगा। सही है, राइट? अब ये इक्विटी मार्केट्स में फ्लो तो होने लगा, तो आप पूछेंगे कि उन्होंने यूएस इक्विटी मार्केट्स में तो पैसा लगाया, वो चलो ठीक है, वो पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में क्यों आया, इंडिया में क्यों लगा? अब इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। तो अब देखिए, अगर इतना सारा डॉलर मार्केट में प्रिंट होके आ रहा है, राइट, कोई भी चीज अगर होलसेल मार्केट में बिकेगी तो उसका दाम गिर जाएगा। तो उसी लॉजिक में आप देखिए, अगर इतना सारा डॉलर मार्केट में घूम रहा है तो डॉलर का दाम या डॉलर की वैल्यू गिरनी चाहिए। तो अगर एक डॉलर जो 70 था, वो $1.75 हो जाएगा, जिसे आप कहते हो कि डॉलर गिर गया। अब जी। जैसे ही $1.70 से $1.75 हो जाता है, इससे एफआईआई को इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक इंसेंटिव मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब $1.70 थे, तो आप $1 देकर जब ₹70 लेते थे, तो ₹70 का स्टॉक खरीद पाते थे। अब $1 पे अगर आपको ₹75 मिल रहा है, तो आप ₹70 वाला स्टॉक भी खरीदेंगे और ₹5 एक्स्ट्रा बच गया आपके पास। राइट? और अगर ये $1.75 80 हो जाता है, तो और बेहतरीन रिटर्न्स निकलेंगे एफआईआई के लिए, राइट? इसलिए ये पूरा पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आ जाता है, क्योंकि डॉलर गिर रहा है, राइट? तो सबसे पहले स्टिमुलस से बहुत ज्यादा पैसा आया यूएस में। तो यूएस में फिक्स्ड इनकम में रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इक्विटी में डालना चालू किया, क्योंकि डॉलर गिर रहा था, राइट? इसलिए ये सब पैसा स्टॉक्स में लगने लगा इमर्जिंग मार्केट्स। अब पिछले 1 साल से आप देखेंगे, मैंने स्टॉक एज पे देखा था, इतना सारा एफआईआई का पैसा मंथ ऑन मंथ, राइट, इंडिया में इन्वेस्ट होते जा रहा है। अब आगे क्या? देखिए, ये लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। लिक्विडिटी ड्रिवन रैली का मतलब ये है कि बहुत सारा पैसा आ रहा है और वो स्टॉक्स को चेस कर रहा है और स्टॉक्स के भाव ऊपर जा रहे हैं, राइट? अब सडनली आप देख रहे हो कि वैक्सीन डिस्कवर हो गई, राइट? आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देख रहे हो, इतना सारा वैक्सीनेशन पे काम हो रहा है या इतने सारे लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं कि प्रोपेंसिटी की रिस्क कोरोना से थोड़ा सा कम हो गया पहले से, राइट? आप ये भी देख रहे हो कि इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। आपने इतना सारा पैसा इकोनॉमी में डाल दिया तो इकोनॉमी रिवाइव करने लगी है। आपने ये देखा, नॉन फार्म पेरोल्स यूएस में एक्सपेक्टेड था, उससे दुगना बाहर आया। तो सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंडिया में आपने देखा या यूएस में देखा, जीडीपी एक्सपेक्टेड से बेहतर हो रही है, राइट? तो अब क्योंकि इतना स्टिमुलस डाला और वैक्सीनेशन भी आ गया, इकोनॉमी रिवाइव होने के एक्सपेक्टेशंस है। अब देखो, इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, राइट? तो ऑटोमेटिकली क्या ये लो इंटरेस्ट रेट वाली सिचुएशन कंटिन्यू करनी चाहिए, राइट? अब ये क्वेश्चन है और ये फाइट है कि सेंट्रल बैंक बोल रहा है मैं कंटिन्यू करूंगा, पर मार्केट इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इकोनॉमी रिवाइव होने लगी है, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, जॉब्स लॉस नहीं होगी, तो लोग वापस वही पहले जैसे खरीद रहे थे, खरीदारी कर रहे थे, वैसे उस पे जाएंगे और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो आप इंटरेस्ट रेट 0 पे नहीं रख सकते, राइट? बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो मार्केट का ये मानना है कि अगर इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, राइट, स्टिमुलस की वजह से, वैक्सीनेशन आने की वजह से, और ये आपका जीडीपी का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, पेरोल, नॉन फार्म पेरोल्स डेटा, ये सब दिखा रहे कि इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, राइट? तो आज नहीं तो कल इन्फ्लेशन ऊपर जाना है, और अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो इंटरेस्ट रेट्स इतने नीचे रखकर कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी और वापस जीडीपी ऊपर जाएगा, तो पहला रीजन जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट नीचे किया गया था वही निगेट हो रहा है। करेक्ट। तो इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं रह पाएंगे, ये मार्केट का मानना है, इसलिए इस ऊपर जा रही। अब एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन जो जानना यहां जरूरी है, ना आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है, ना फेड अपना रेट बढ़ा रहा है जी। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नहीं जा रहे, पर क्योंकि मार्केट को ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स इतने नीचे नहीं रह सकते, इसलिए यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैसे इंटरेस्ट रेट्स और यील्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं।
जी 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 जी। राइट। तो सेंट्रल बैंक तो अभी भी बोल रहे हैं कि मैं अगले 1 साल 2 साल 1.5 साल तक रेट नहीं बढ़ाऊंगा। मार्केट ये एक्सेप्ट करने रेडी नहीं है, इसलिए मार्केट्स बॉन्ड बेच रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बॉटम आउट हो चुके हैं, यहां से नीचे नहीं जाएंगे, यहां से ऊपर ही जाने वाले। तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाले हैं तो बॉन्ड में रैली खत्म हो गई। तो इसलिए मार्केट बॉन्ड्स बेच रहे हैं जिसकी वजह से यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं। वो सही बात। इनवर्स रिलेशनशिप, आप बॉन्ड बेचोगे तो यील्ड्स ऊपर जाएगी। सही सो है। इन वेरी सिंपल टर्म्स, लोगों को ये लग रहा है कि इकोनॉमी में रिवाइवल आ जाएगा। रिवाइवल आ जाएगा तो रेट्स इतने कम नहीं रह सकते। तो रेट्स अगर ऊपर जाने वाले हैं तो फिक्स्ड इनकम मार्केट की रैली खत्म हो चुकी है। इसलिए वो लोग जाकर बॉन्ड्स बेच रहे हैं मार्केट में, और जैसे ही बॉन्ड्स बेच रहे हैं यील्ड्स ऊपर जा रही है क्योंकि वो लोग नेगेटिवली कोरिलेटेड है। अच्छा कीर्तन, मुझे तो इस पे एक सवाल है कि जब वो लोग बॉन्ड बेचते हैं तो सबसे ज्यादा सेलिंग क्या लॉन्गर ड्यूरेशन बॉन्ड्स में होती है विज़ाविस शॉर्टर ड्यूरेशन? आइडियली हाँ, आइडियली हाँ, क्योंकि यहां पर भी लॉजिक वही है कि अगर उन्हें लग रहा है कि यील्ड्स कांस्टेंट या स्टेबल रहेगी, राइट, यहां से नीचे नहीं गिरेगी और यहां से ऊपर जाने लगेगी, तो जैसे ही ऊपर जाएगी तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स है उस पे नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा आएगा वर्सेस स्मॉल ड्यूरेशन बॉन्ड्स। अच्छा अच्छा। तो बेचना दोनों में होता है, बेचना दोनों में होता है, तो लॉन्गर ड्यूरेशन पे इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके ओके, या राइट। तो ये पॉइंट वन, क्यों यील्ड्स बढ़ रहे हैं ग्लोबली, राइट। अब आप देखेंगे यूएस में आपने ऑलरेडी देखा है 80-90 बिप्स यील्ड्स बढ़ चुकी है। वो 0.8 तक नीचे गया था, आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 1.67। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 0.87 0.88 परसेंट यील्ड्स बढ़ गई है। पर इंडिया में यील्ड सिर्फ 40 बिप्स बढ़ी है। इसका भी लॉजिक बहुत सिंपल है। यील्ड्स क्यों बढ़ती है? यील्ड्स इसलिए बढ़ रही है कि इकोनॉमिक रिकवरी आपको लग रही होगी। इससे आपको यही पता चलता है कि यूएस में इकोनॉमिक रिकवरी एक्सपेक्टेड इंडिया से ज्यादा है, क्योंकि वहां पर 80 बिप्स यील्ड्स बढ़ गए 0.8%, राइट। तो लोगों को लग रहा है कि वहां पर इकोनॉमी रिवाइवल हमसे ज्यादा तेजी से होने वाला है, राइट। आप देखोगे कि यूएस में यील्ड्स इंडिया से ज्यादा तेजी से बढ़ी हुई है। सॉरी, मैं थोड़ा सा क्रूड गोल्ड पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, राइट। पर हम अगर Q&A में वो लेना चाहे तो वो डेफिनेटली वो क्वेश्चन ले सकते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा यील्ड्स के आजू बाजू ही डिस्कशन रख रहा हूँ, कोई बात नहीं। बट अब यील्ड्स बढ़ रही है, पर आप देख रहे हो कि सेंट्रल बैंक्स बार बार आकर यही इंफॉर्मेशन पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएस में भी इंडिया में भी, कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, राइट। पर यील्ड्स तो बढ़ रही है मार्केट में। तो ये डाइकोटमी क्या है? एक बोल रहा है कि हम नहीं बढ़ने देंगे पर मार्केट उसे ऊपर खींच के लेके जा रहा है, और ये कितने दिनों तक कंटिन्यू रह सकता है? सो आरबीआई क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट्स या यील्ड्स को बढ़ने ना देने के लिए। अब देखिए, आरबीआई बोल रहा है मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने नहीं दूंगा, राइट, पर मार्केट उसे यील्ड्स को बढ़ाए जा रहा है। तो आरबीआई मार्केट के यील्ड्स को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? तो वो 2 या 3 चीज कर रहा है। सबसे पहले कर रहा है समथिंग कॉल्ड एज ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस? बहुत बेसिक चीज है। आरबीआई बोलता है कि मैंने आपको जो पहले बॉन्ड्स बेचे हुए थे वो मैं आपसे वापस खरीद लूंगा, राइट। अब ये समझिए कि आरबीआई जैसा बड़ा प्लेयर मार्केट में आके बॉन्ड्स खरीदने लगेगा तो बॉन्ड की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे? ऊपर जाएगी। ऊपर। तो जैसे ही बॉन्ड प्राइस ऊपर जाती है यील्ड्स गिरने लगेगी। तो आरबीआई ऐसे आर्टिफिशियली यील्ड्स को गिराने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब पर इसमें एक प्रॉब्लम है, आरबीआई लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में ही ये कर रहा है। हाँ, सही बात। इंडिया में इंटरेस्ट रेट या इंडेक्स, बॉन्ड इंडेक्स का डेफिनेशन 10 साल वाला बॉन्ड है, तो आरबीआई ये चीज सिर्फ 10 साल वाले बॉन्ड में कर रहा है। जी। तो अब
10 साल वाले बॉन्ड में वो यील्ड कम कर रहा है, तो उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ये है कि ये लोअर एंड पे भी इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं आ रहा है और यील्ड्स पे इंपैक्ट नहीं आ रहा है। तो अब आरबीआई इसलिए अब कुछ एक नई चीज कर रहा है जिसे आप ऑपरेशंस ट्विस्ट कहते हैं। ओके। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, पर एक चीज डेफिनेशन एंगल पे ये बताना चाह रहा हूं। देखिए, आज अगर रिवर्स रेपो रेट 3.5% के आजू बाजू है, राइट, रफली, राइट, तो अगर आरबीआई मार्केट से 3.5% पे पैसा उठा रहा है, तो बाकी सब लोगों को 3.5% पे ऊपर ही पैसा मिलना चाहिए, राइट? क्योंकि आरबीआई से बेहतरीन बोरोवर कौन है इंडिया में? कोई नहीं जी। पर मार्केट्स में इतनी लिक्विडिटी थी कि रिलायंस कंपनी आरबीआई से कम रेट पे मार्केट पे पैसा उठा रही थी। बाप रे बाप। आरबीआई ने सीपीज मार्केट पे 3% पे उठाया हुआ है, जब सेंट्रल बैंक 3.5% पे पैसा उठा रही है मार्केट से। तो अब आप अगर 10 साल वाले यील्ड्स कम करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये लोअर एंड पे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, इसके लिए ऑपरेशन ट्विस्ट किया गया। अब ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, राइट? सो ऑपरेशन ट्विस्ट में आरबीआई ने क्या किया कि मैं 10 साल वाले बॉन्ड्स खरीदूंगा, राइट, जिसकी यील्ड्स गिरेगी, पर मैं लोअर एंड वाले बॉन्ड्स बेचूंगा जिससे उसकी यील्ड बढ़ेगी, राइट? तो अब आप सोचिए, वो 10 साल वाले बॉन्ड्स की यील्ड गिराने की कोशिश कर रहा है, तो वहां बॉन्ड्स खरीद रहा है। बॉन्ड्स खरीदेगा तो बॉन्ड ऊपर, यील्ड नीचे, तो 10 साल वाली यील्ड गिर रही है। पर क्योंकि शॉर्टर एंड पे आके बॉन्ड्स बेच रहा है, बॉन्ड्स गिर रहे, यील्ड ऊपर जा रही है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट में तो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है ओएमओ और ऑपरेशन ट्विस्ट में? ओएमओ में लिक्विडिटी इन्फोर्स हो रही है मार्केट में, क्योंकि मैं बॉन्ड खरीद रहा हूं, लिक्विडिटी दे रहा हूं। ऑपरेशन ट्विस्ट लिक्विडिटी न्यूट्रल है। कैसे? क्योंकि मैं 10 साल वाले बॉन्ड्स खरीद रहा हूं और आपको पैसा दे रहा हूं, और छोटे एंड वाले बॉन्ड्स बेच रहा हूं और आपसे पैसा ले रहा हूं, तो लिक्विडिटी न्यूट्रल हो रही है। सही, राइट? पर उससे यील्ड्स मैनेज हो रही है, लॉन्ग टर्म वाली नीचे आ रही है, शॉर्ट टर्म वाली ऊपर जा रही है। सही है। बट तो सबसे पहले तो ये कितने टाइम कंटिन्यू कर पाएंगे, ये एक मुश्किल क्वेश्चन है, राइट? और लास्ट चीज, आप देखेंगे कि बहुत सारे लेटली बॉन्ड ऑक्शंस कैंसिल हो गए। इसका मतलब बॉन्ड ऑक्शन कैंसिल हो गए का मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट क्या करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को 12 लाख करोड़ की बोरोइंग कर रही है, गवर्नमेंट बाहर आता है और गवर्नमेंट आपको बोलता है आपसे पैसा बोरो करूंगा। वो बोरो करूंगा, उसके लिए ऑक्शन किया जाता है। आप बताइए कितने रेट पे आप ये पैसा लेना चाहेंगे। अब अगर गवर्नमेंट को ये 6.2% पे देना है, राइट, पर मार्केट में इंस्टीट्यूशन आके 6.25, 6.28 बिड करते हैं, अगर गवर्नमेंट ने 6.28 पे ये पैसा ले लिया, तो मार्केट समझेगा 6.28 नया रेट है। पर गवर्नमेंट को तो इतना रेट चाहिए ही नहीं, तो जिन्होंने भी 6.24, 6.25, 6.28 बिड किया है, वो सब के बिड्स कैंसिल कर देती है। राइट? तो सिर्फ वो उतने ही बिड्स लेती है जो 6.2 के आजू बाजू बिड किए गए, क्योंकि वो रेट भी मेंटेन करना है। तो आरबीआई बहुत मेहनत कर रही है रेट्स को कंट्रोल में रखने के लिए, पर कितना टाइम, लास्ट लाइन, कितना टाइम ये चलेगा, राइट? देखिए, अगर ग्रोथ वापस आने वाली है तो इन्फ्लेशन को तो इंपैक्ट करेगी। अगर इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ने लगा तो आप बहुत ज्यादा समय तक रेट्स नीचे नहीं रख सकते, राइट? प्लस क्रूड का भाव बढ़ रहा है, राइट? आपने देखा था क्रूड ऑलमोस्ट 70 हिट कर चुका था 2 वीक पहले। हाँ, वापस नीचे आ गया, पर वो ऑलमोस्ट 70 हिट कर चुका है। तो अगर क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इन्फ्लेशन हैज टू गो अप। करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉरेक्स मैनेजमेंट। सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा तो माफ कर दीजिएगा, पर अब होता क्या है, देखिए, आरबीआई को यील्ड्स कंट्रोल करनी है, राइट? पर अगर यील्ड्स ऊपर जाने लगती है,
राइट। तो हमने देखा कि आरबीआई बहुत कोशिश कर रहा है ओएमओ ऑपरेशंस ट्विस्ट करने की, पर एक दूसरा भी एंगल है, राइट, फॉरेक्स मैनेजमेंट। अब देखिए, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, यील्ड्स ऊपर जाएगी, राइट। सिंपल ये एक चीज समझिए, राइट, अगर यूएस में इकोनॉमी रिवाइव कर जाती है वापस और स्टिमुलस बंद हो जाएगा, डॉलर की प्रिंटिंग बंद हो जाएगी, तो क्या डॉलर उतने ही कम लेवल पे रहेगा या ऊपर जाएगा? डॉलर स्ट्रांग होगा। डॉलर स्ट्रांग होगा, एब्सोल्युटली। अब डॉलर स्ट्रांग होगा, इसका मतलब रूपी वीक हो जाएगा, करेक्ट। अब $1 75 रुपीज था, अब अगर डॉलर स्ट्रांग होना है तो $1 72 रुपीज हो जाएगा। सॉरी, उल्टा, 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब उससे इन्फ्लेशन पे ज्यादा प्रेशर बनेगा। आप अगर क्रूड इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको क्रूड और महंगा पड़ेगा, करेक्ट। करेक्ट। अब अगर आरबीआई को ये कंट्रोल करना है, हाँ, तो आरबीआई को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो। हाँ, तो आरबीआई अगर ये चाहता है कि डॉलर ज्यादा स्ट्रांग ना हो, तो आरबीआई मार्केट में आके डॉलर बेचना चालू करेगा। तो आप कीर्तन जो बोलना चाह रहे हो ये है कि डॉलर रुपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, बिकॉज बाहर का डॉलर स्ट्रांग होगा तो डॉलर रुपी पे प्रेशर आएगा ही, जिसको आरबीआई को कंट्रोल करना है। करेक्ट, करेक्ट, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। तो अब अगर डॉलर बेचने, आरबीआई को अगर डॉलर कंट्रोल करना है तो आरबीआई को डॉलर आकर बेचना पड़ेगा मार्केट में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आरबीआई जब डॉलर बेचेगा तो सामने उसे रुपी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो पेयर ट्रेडिंग है। अब जैसे ही आरबीआई रुपी खरीदेगा, लिक्विडिटी मार्केट से बाहर निकल जाएगी, रुपी लिक्विडिटी, राइट। जैसे ही रुपी लिक्विडिटी निकल जाएगी, इट इज नेगेटिव फॉर फिक्स्ड इनकम। सही बात। अपनी लिक्विडिटी अगर खींच ली तो इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाएंगे। सही बात है, सही। तो ये आरबीआई के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है इसे कंट्रोल में रखने के लिए। तो ये शायद 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक कंट्रोल में रख पाएगा, पर ये फॉरेक्स मैनेजमेंट, क्रूड ऊपर जाना, इन्फ्लेशन ऊपर जाना की वजह से मुझे नहीं लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स ये लेवल पे बहुत ज्यादा समय पर, या यील्ड्स ये लेवल पे बहुत ज्यादा समय तक रह पाएगी। विवेक, आई होप आई हैव बीन एबल टू हेल्प के पिछले 1 साल से क्या हो रहा है। और ये, सॉरी, मैंने थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स यूज किए, बट आई होप ऑडियंस समझ पाई होगी कि हम क्या डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली, आई थिंक इट वाज वेल प्रेजेंटेड। बहुत ही सिंपल भाषा में आपने बताया है और आपने एक फ्यूचरिस्टिक विजन भी दे दिया है कि किस रीजन से इंडिया में ब्याज दर जो है वो शायद बॉटम आउट हो गए। तो आई थिंक इट इज वेल प्रेजेंटेड, वेल टेकन। बट मुझे बताइए इसका इक्विटी में क्या इम्पैक्ट है, फटाफट ये बताइए। ओके, देखिए, थियोरेटिकली डेफिनेटली इक्विटी पे इम्पैक्ट यील्ड्स बढ़ने का आएगा ही। क्यों? 3-4 रीजन है, बेसिक रीजन। अब देखिए, अगर आप एक कंपनी हो जिसने बहुत सारा डेट लिया हुआ है, राइट, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो आपकी इनकम तो वही रहेगी, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। या आप कैपेक्स करने की कोशिश कर रहे हो, रेट्स बढ़ जाएंगे तो आपको महंगे रेट्स पे मार्केट से पैसा मिलेगा, वर्सेस जो शायद 1 साल पहले मिला होता, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और हर बिजनेस ये रॉ मटेरियल कॉस्ट पास ऑन कर पाए ये भी जरूरी नहीं है, राइट। थर्ड, अगेन थियोरेटिकली, इक्विटी वैल्यूएशंस में आप क्या करते हो? आप देखते हो कि आगे के 5 साल के फ्री कैश फ्लोस क्या है कंपनी के, और उसको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट पे डिस्काउंट करने की कोशिश करते हो। सही। अगर यील्ड्स बढ़ जाएगी तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगा, राइट। आप जो थियोरेटिकली जो इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हो, राइट, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे इम्पैक्ट आ जाएगा। और ऑल सेड एंड डन, अगर आपने FY23 के ईपीएस ग्रोथ ऑलरेडी फैक्टर इन कर ली है आज, विवेक, राइट, आपके पास 8 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आने बाकी है। आपने FY23 की अर्निंग्स डिस्काउंट कर ली, राइट। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, लोन्स महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन ऊपर जाएंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगे हो जाएंगे, एक आधा भी ऊपर नीचे शायद क्वार्टरली अर्निंग्स मिस हो जाएगा, तो मार्केट थोड़ा सा उसे अग्रेसिवली
रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि आपके पास रूम नहीं है ज्यादा एरर के लिए। सही बात है। ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मेरी है कि क्यों शायद टेम्पररी इंपैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे यील्ड्स के ऊपर जाने का आ सकता है। सही बात है। मुझे बताइए कौन सा सेक्टर को बेनिफिट होगा अगर यील्ड ऊपर जाएगा तो? ओके, सो लुक, दो तीन सेक्टर्स यील्ड से रिलेटेड तो डेफिनेटली है, पर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू इक्विटी पे मेरा देना चाहूंगा कि मुझे जी। क्या लग रहा है कि प्रोबेबली मार्केट्स कैसे प्लेस्ड है और इक्विटी में आप क्या खेल सकते हो, राइट? तो सबसे पहले तो देखिए, यील्ड्स ऊपर जाने की मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा एडवांटेज फाइनेंशियल सेक्टर्स को होगी, जी। राइट? जी। क्योंकि अगर आप नोट करेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, राइट, ये पूरा बेनिफिट कंज्यूमर को कभी पास नहीं होता है। जी। जी। और जैसे यील्ड्स ऊपर जाने लगती है, वो पूरा राइजिंग यील्ड का इम्पैक्ट पूरा कंज्यूमर पे डाल दिया जाता है, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है जो मार्जिन कंप्रेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने यील्ड्स गिरने की वजह से देखा था, वो शायद फटाफट या उससे भी ज्यादा रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। उनके मार्जिन्स बेटर होने लगेंगे राइजिंग यील्ड में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल डू रियली वन। सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट साइकिल थोड़ी सी इंडिया में, रियल एस्टेट इंफ्रा थोड़ी सी बॉटम आउट हो चुकी है। अगेन, आई डोंट हैव चार्ट्स टू शो यू राइट नाउ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट एज अ सेक्टर प्रोबेबली हैज बॉटम्ड आउट इन इंडिया, और यहां से रियल एस्टेट प्रोबेबली मे नॉट बी द मोस्ट रेलिवेंट डेटा पॉइंट, पर आपको फिर भी एक डेटा पॉइंट देना चाहूंगा। अब देखिए, यील्ड्स 5.8 से 6.2 तक ऊपर चली गई है। हाँ। पर आप देखिए कि एसबीआई और बहुत सारी बैंक्स ने आकर रियल एस्टेट लोन्स पे इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर कम कर दी। हाँ, करेक्ट। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग इकोनॉमिक सिचुएशन है, जहां पर आपकी यील्ड बढ़ रही है और टिपिकली आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने चाहिए, पर बैंक्स आपकी रेट्स हाउसिंग पे कम कर रही है। पैसे बहुत है ना उन लोग के पास, एग्जैक्टली द पॉइंट। और बिजनेसेस को कोई पैसा देना नहीं चाहता, सबको कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग करना है। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ द रीजंस अमॉन्ग्स्ट मेनी रीजंस भाई शायद रियल एस्टेट भी इस इकोनॉमिक डाउनटर्न और साइकिल में शायद एक बॉटम आउट प्रोसेस फॉर्म कर चुका है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट और एडजेसेंट सेक्टर्स में डू वेल, राइट? और मुझे ऐसा लग रहा है दैट रूरल प्रोबेबली कैन डू वेरी वेल, क्योंकि देखिए कोरोना का इंपैक्ट जितना अर्बन में हुआ है उतना रूरल में नहीं हुआ, राइट? प्लस एग्रीकल्चर हैज डन रियली वेल बिकॉज ऑफ अ गुड मॉनसून साइकिल। तो इंपैक्ट कम हुआ है, पर इकोनॉमिक एडवांटेज उनको उतना ही मिला है क्योंकि एग्रीकल्चर और मॉनसून अच्छा करेगा। तो आई थिंक रूरल से रिलेटेड थीम्स कैन डू वेरी वेल, एंड लास्ट आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग कैन डू एक्सट्रीमली वेल। एक सिंपल एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। So I was reading a very well documented report which said, chemical stocks इतने भाग चुके, one of the offshoots of manufacturing, क्या वो और ऊपर जा सकते? Now this is not a recommendation but a very general thought process कि देखिए चाइना 40% केमिकल प्रोडक्शन का हब है, राइट? वर्ल्ड ओवर प्रोडक्शन का 40% चाइना में। अब चाइना बिकॉज ऑफ ये पॉपुलेशन कंट्रोल एंड वेरियस अदर थिंग्स इज ट्राइंग टू डिमोरलाइज केमिकल मैन्युफैक्चरिंग देयर। इंडिया वर्ल्ड का 4% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है। इंडिया में अगर 4 से 8% भी हो जाता है, राइट, इट्स 100% ग्रोथ इन द आउटपुट ऑफ केमिकल आउटपुट इन द कंट्री, राइट? ऑफ कोर्स स्टॉक्स हैव रन अप, आई एम नॉट सेइंग दैट you jumping and do, but I think because of a lot of these other things of import and export substitution and various other things that the government is trying to do, फिर आप देख मैन्युफैक्चरिंग को I'm not getting a word in हिंदी, पर उसको बेटर करने के लिए बहुत सारी regulations ला रही है गवर्नमेंट। So I think manufacturing team can also do well. So broadly, I think
financials, rural, real estate, manufacturing, and infra, ये theme, in my opinion, should do well right now. बहुत सही. I think I accept each and every point you have made. I also believe this theory what you have said. In fact, मैं एक example देता हूँ कि हमको अभी ऑफिस के अंदर में we are upgrading our PCs, तो we wanted those specialized video cards, okay, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. इवन गवर्नमेंट इज डिस्करेजिंग इंपोर्ट. So all the manufacturers of these specialized video cards, they have said that in 3 months our manufacturing facility will be on in India, and then we will be able to give you. So that whole strong focus of the government कि बॉस import करवाओ बंद चाइना से और सबको बोलो अगर तेरे को इंडिया में माल बेच रहा है तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर. This thing has gone to a different level. So I think it's a golden opportunity for people like us to find out stocks which will get benefit from this massive transition which we are seeing. Absolutely. So Kirtan, questions बहुत सारे हैं. अभी तक तो मैं आपसे सिर्फ conceptual discussion कर पाया, but unfortunately मैं questions नहीं ले पाया. तो और मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ, because questions इतने हैं कि मैं पूछने बैठूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा. तो मेरे को आपको एक बार फिर बॉदर करना पड़ेगा कीर्तन, और इस बार मैं आपके साथ में एक लाइव प्रोग्राम करूंगा जहां पर मैं यूट्यूब लाइव करूंगा और कोशिश करूंगा ट्विटर लाइव भी उसमें चला जाऊं, और जहां ये जो क्वेश्चंस आए हैं अपने यूजर्स के, अपने व्यूअर्स के, अपने फ्रेंड्स जो सोशल मीडिया में, इनके क्वेश्चंस को लाइव एड्रेस कर पाए. इज इट ओके? Absolutely, very happy to be of any help. Fantastic. So we will plan this conversation में, so why not? मैंने भी एक्चुअली प्लान नहीं किया था. इतना अच्छा लग रहा है ये सेशन. 2 वीडियो हो गए और अभी भी मन नहीं भरा है. But I think conceptually we are much more literate now in terms of bond market and how it will impact equity market. But अब कुछ questions है उनका आंसर करेंगे, तो मे बी नेक्स्ट वीक और समवेयर अराउंड दैट आई विल टेक योर टाइम और एक यूट्यूब लाइव सेशन करेंगे जहां पे वी विल टेक लॉट ऑफ आंसर्स फ्रॉम यू. पक्का. या सो कीर्तन, लोग आपका नाम इतना प्यारा है, हम लोग कीर्तन बहुत करते हैं वो शुद्धि के लिए, तो आपने हमको एक फिक्स्ड इनकम मार्केट का लिटरली कीर्तन करवा दिया. Thank you so much. So before we end this video, do you have anything to say? No, I am just fortunate कि मैं ये वीडियो कर पा रहा हूँ. रीजन बीइंग, मैं बहुत कोशिश करता हूँ ट्विटर पे बहुत सारी चीजें फिक्स्ड इनकम के बारे में लिखने के लिए, बट ट्रस्ट मी, जब भी मैं इक्विटी के बारे में लिखता हूँ उसमें सबसे ज्यादा लाइक्स और शेयर्स आती है. मैं कभी भी फिक्स्ड इनकम के बारे में लिखता हूँ उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था शायद मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ या क्या है. बट आई नो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोबेबली फिक्स्ड इनकम में लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक्विटीज के बारे में बातें करते रहते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फिक्स्ड इनकम मार्केट अगर आप समझ पाओ तो वो एक बहुत एक फ्रंट एंड या लीडिंग इंडिकेटर है कि एक्विटी मार्केट्स कहाँ जाने हैं. तो ये दोनों एसेट क्लासेस एक दूसरे से अलग नहीं है. ये आपको लीड कर रहा है समझने के लिए कि एक्विटी मार्केट्स कहाँ जाने. तो अगर आपको फिक्स्ड इनकम समझना भी नहीं है या इंटरेस्ट भी नहीं आता, पर इक्विटी के एंगल से फिक्स्ड इनकम समझने की कोशिश करिए तो आपका इक्विटी में डिसीजन बहुत बेहतर होता है. Very well said, very well said. And this is what I have been pushing people also, that eventually आपको मल्टी एसेट देखना चाहिए, जहां पर ट्रेड जरूरी नहीं है कमोडिटी करो, ट्रेड जरूरी नहीं है करेंसी करो, बट देखोगे तभी इक्विटी में उसका रियल इम्पैक्ट को समझ पाओगे और पहले एक्ट कर पाओगे. इक्विटी खाली करने वाले तो मार्केट को खाली देख के एक्ट करते हैं. बॉन्ड जो पहले से देख रहा है वो कितना पैसा कमा चुका होगा मार्केट में, आप सोचिए. सही है. वेरी गुड कीर्तन, फैंटास्टिक, मजा आ गया. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव वन मोर इंटरेक्शन विथ यू, एंड लेट्स स्टे इन टच एंड कीप ऑन शेयरिंग नॉलेज लाइक दिस. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द सेकंड टाइम. थैंक यू कीर्तन. तो दोस्तों मजा आया कि नहीं? ये दोनों वीडियो बहुत जबरदस्त है दोस्तों, शेयर करना है ये. और कीर्तन का स्टाइल समझाने का मैं तो बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ. कीर्तन के साथ जुड़िए. ट्विटर हैंडल मैं लिंक शेयर करूंगा इस वीडियो के नीचे. मैंने अभी भी देखा
कीर्तन यूट्यूब में भी वीडियोस बना रहे हैं, तो उनका यूट्यूब लिंक भी मैं शेयर करूंगा। देखिए जितना नॉलेज मिल सके लेते जाइए, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं कीर्तन जैसे, मेरे जैसे, जो लगे हुए हैं सही नॉलेज देने में, तो उसका फायदा उठाइए और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। कब तक दूसरों के आधार पे काम करते रहेंगे? अपना आधार नंबर तो अब ले लिया आप, तो अपने आधार पे काम करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय कीर्तन, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अनदर सेशन विद यू। बाय बाय। Thank you. Bye bye.